सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीजों को कवर अप किया है फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो जो हम चीजें अब आगे पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट के अंदर, तो इसके अंदर और डीपली चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पार्ट को भी मिस नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है और डीपली तरीके से उसको प्रैक्टिस भी करते चलना है, ठीक है। तो ये चीजें आपने कंटिन्यू रखनी है बच्चों। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा कि अभी हम समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में भी हमने पढ़ा है कि किस बेस पर हम अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति को जानते हैं और इनमें से कौन सा दर्पण किसी बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, तो इसको हम एक्टिविटी के माध्यम से ही समझेंगे बच्चों। सो एक्टिविटी 9.6 के अनुसार बेटा हम समझने वाले हैं कहां पर समतल दर्पण की स्थिति को दूरस्थ बिंदु जैसे दूरस्थ पेड़ का प्रतिबिंब लेना है। एक्टिविटी कैसे करनी है बेटा, पहले आपने समतल दर्पण में किसी दूरस्थ, ठीक है, दूर स्थिति आप बोल सकते हो, दूरस्थ मतलब होता है दूर, कोई चीज स्थित है तो दूरस्थ एक बिंब है, उससे जैसे आप ले सकते हो कोई दूर पेड़, ठीक है, कोई पेड़ है काफी दूर है, दूरस्थ में है, उसका प्रतिबिंब देख लिया आपने। अब आपने क्या करना है, क्या आप पूर्ण लंबाई, उसकी फुल लेंथ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, क्या फुल लेंथ का प्रतिबिंब आप देख सकते हो उसका। तो विभिन्न अलग अलग साइज के बेस पर समतल दर्पण लेकर प्रयोग करना है आपने। समतल दर्पण लेना है, अलग अलग स्थितियां अनंत पर देखना है, क्या इसी स्थिति दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब का साइज क्या दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर आप क्या देखेंगे बेटा कि इस एक्टिविटी के द्वारा आपने देखना है अवतल दर्पण लेकर इसको दोहराना है, क्या बिंब की जो प्रतिबिंब तैयार हुआ बिंब से वो पूरी लंबाई का है, छोटा बना है, या फिर उत्तल दर्पण को लेकर भी इसको करना है। मीन्स आपने दोनों दर्पणों के माध्यम से उस पेड़ की लंबाई को, क्या वो फुल लेंथ है, सेम बना हुआ है, छोटी लेंथ हो गई है, उनके हिसाब से मेजर करते चलना है बच्चों, नोट डाउन करना है। सो यहाँ पर बेटा आप क्या देखने वाले हैं कि जो ये एक्टिविटी की उसके माध्यम से आप एक छोटे उत्तल दर्पण से किसी ऊंचे भवन या पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आगरा किले की बात की जा रही है एग्जाम्पल देकर कि आगरे का जो किला है उसकी एक दीवार में ऐसा एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है, ठीक है, किसकी ओर, ताजमहल की ओर। और कभी अगर आगरा किला देखने गए तो दीवार में लगे इस दर्पण को ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का कोशिश करनी है, क्या ताजमहल पूरा नजर आ रहा है इसके अंदर। और मकबरे को स्पष्ट देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा। मीन्स आपको ये एक्टिविटी करने के जाके देख सकते हो, ठीक है, कभी आप गए हो तो क्या पता आपने ऑब्जर्व किए हो, नहीं तो कभी भी जाओ फ्यूचर में बेटा आप देखोगे इन चीज़ों को तो ऑब्जर्व करोगे। अभी तो आपके बोर्ड क्लास है तो मैं तो आपको बिल्कुल सजेशन नहीं देने वाली कि अभी जाओ, अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। ये आप एक्टिविटी बाद में भी देख सकते हो, लेकिन आप इसको नॉर्मली एज्यूम कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि वहां पर क्या आपको नजर आने वाला है, प्रतिबिंब की स्थिति देखने की कोशिश करनी है। ओके, सो यहाँ पर बेटा उत्तल दर्पणों का यूज कहाँ पर किया जाता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पणों का यूज जो किया जाता है वो सामान्यतः वाहनों के विंग पार्ट में, जो पश्च मतलब पश्च दृश्य होता है बेटा पीछे का, ठीक है, पार्ट देखने के लिए यूज किया जाता है। दर्पण वाहन में जो साइड के शीशे लगे होते हैं उनमें किया जाता है। ड्राइवर ताकि पीछे के वाहनों को अच्छे से देख सके, सुरक्षित वाहन चला पाए, अच्छे से चला पाए, प्राथमिकता दी जाती है। और इसमें कैसा बनता है बेटा, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा, सीधा, उल्टा थोड़ा ना बना देंगे। पता चला गाड़ी देख रहे हैं साइड में कि अच्छे से गाड़ी चल रही है, नहीं पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, और उल्टा बन गया तो, ठीक है, पास में है दूर बन गया तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। इसलिए उत्तल दर्पणों का यूज यहाँ पर किया जाता है ताकि हमें स्पष्ट और सीधा प्रतिबिंब नजर आए और वाहन अच्छे से चलाए जा सके केयरफुली तरीके से। और वह छोटा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा साइड का शीशा बड़ा थोड़ा ना होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन वो वक्र शेप में होता है बेटा, ठीक है, उत्तल शेप में होता है। और समतल दर्पण की तुलना में वो कैसा होता है, मिस ड्राइवर को पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में भी समर्थ बनाता है। मिस छोटे से शीशे के हम एक बड़ा पार्ट कवर कर सकते हैं देखते हुए। आप देख लेते हैं बेटा, इसी बेस पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो जो हमने पढ़ा है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, उसी बेस पर क्वेश्चंस है। तो पहला हमारा है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा को लिखना है। सेकंड, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है बेटा, ध्यान रखेंगे गोलीय दर्पण है आपके पास, उसकी त्रिज्या आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कैसे निकालोगे। उस दर्पण का नाम भी बताना है जो बिंब का सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब बना सकता हो। और साथ में हम वाहनों को उत्तल दर्पण को
जो पश्च दृश्य दर्पण होते हैं, साइड के बेटा जो शीशे होते हैं, उनके रूप में वरीयता क्यों देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स 9.3.3, जिसमें गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, सो गोलीय दर्पणों के लिए प्रकाश के परावर्तन पर अगर विचार करते हैं तो एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे। में निश्चित चिन्ह परिपाटी क्या होती है बेटा और कौन सी होती है, तो ये है एक नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या बोला जाता है बेटा इसको, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। और इस परिपाटी में दर्पण का जो ध्रुव बिंदु होता है बेटा, P होता है, उसको मूल बिंदु मानते हैं। क्या मानते हैं कि यही इसका बेसिक बिंदु है, मूल बिंदु है, यहीं से सब कुछ स्टार्ट और एंडिंग हुई है। सो दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति को एक्स अक्ष मानते हैं, जो यहाँ पे पद्धति के तौर पर क्या मानेंगे, एक्स अक्ष, और इसी बेस पर इसको लिया जाता है। और ये परिपाटी कैसे लिखते हैं वो हम अगले पेज पर पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। सो यहाँ पर बेटा हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में जो बिंब है वो कैसे तैयार होगा। यहाँ पर बिंब है आपके पास, वो कहाँ कैसे दिखाई देगा, सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ पर बेटा, उल्टे की तरफ। ठीक है, बाईं ओर क्या होता है, उल्टी तरफ रखा जाता है। इसका मतलब हो गया कि दर्पण पर बिंब का जो प्रकाश पड़ेगा वो किस तरफ जाएगा बेटा, वो बाईं ओर से हमेशा आपतित होगा, बाईं ओर से ही मुड़ेगा। आपतित होने का मतलब यहाँ से ही फॉर्मेशन में जाएगा। तो मेन यहाँ पर फोकस किस पर है बेटा, मूल बिंदु क्या है हमारा, P है। ठीक है, उसी बेस पर बाईं ओर यहाँ पर उल्टी है और आपतित होते हुए यहाँ से जाने वाला है, P की तरफ मूव करने वाला है। सेकंड पॉइंट में देखेंगे बेटा, जो मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाएंगी। मींस यहाँ पर P से ही, क्योंकि मूल बिंदु से ही तो बेटा मेजरमेंट करेंगे। अगर हमारा कोई भी पॉइंट आ रहा है, किसके समांतर है, कितनी दूरी है, दर्पण से कितनी दूरी है, सो अगर ये मेजरमेंट करना है, ये मापना है, तो ये पैमाना किससे मापा जाएगा बेटा, मूल बिंदु से। और मूल बिंदु क्या है बेटा यहाँ पर, P। नेक्स्ट है बेटा, मूल बिंदु के दाईं ओर मीन्स सीधी ओर जो यहाँ पर एक्स अक्ष होगा उसकी अनुदिशा मापी जाएगी। तो सभी दूरियां कैसी होंगी बेटा, घनात्मक, पॉजिटिव। कैसी होंगी, घनात्मक में ही मापी जाएंगी। पॉजिटिव में ये आएगा, इसकी जो दूरी होगी मूल बिंदु से, तो दाईं ओर सीधी ओर, इसको हमेशा मीन्स सीधे से ही पता चल रहा है, मीन्स पॉजिटिव होगी। ठीक है, घनात्मक में आएगी। लेकिन अगर मूल बिंदु से बाईं ओर अगर इसको मापेंगे, इस दूरियों को मापेंगे, तो वो हमेशा नेगेटिव अक्ष में आएगी बेटा, -x में फॉर्म होगी, जिनको हम ऋणात्मक कहते हैं। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, घनात्मक। देखा, जैसे यहाँ पे +x में था, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं बेटा, ऋणात्मक फॉर्म में होंगी। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, दाईं ओर पॉजिटिव, बाईं ओर नेगेटिव, घनात्मक, ऋणात्मक। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कैसे मानेंगे बेटा, ऊपर की ओर क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मैथ्स में बनाते हो ना आप एंगल, मैथ्स में आपने इस तरह से एंगल फॉर्म करते होगे, तो यहाँ पर आपका 0 होता है। ठीक है, यह आपकी y लाइन होती है, यहाँ पर x होता है। सो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव करते हो आप, और इधर राइट की तरफ भी पॉजिटिव रखते हो, ऐसे तो रखते हो। तो आप यहाँ जब आप जाएंगे बाईं ओर तो मीन्स नेगेटिव हो जाएगा, उल्टी दिशा में। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी आपका ऋणात्मक होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो सेम यही चीज आपने समझनी है कि लंबवत जब करते हैं हम मुख्य अक्ष से, तो ऊपर की दिशा में y अक्ष जो होगा उस दिशा में हम मानेंगे उसको घनात्मक फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में। नीचे की तरफ बेटा ऋणात्मक फॉर्म में मानी जाती है। तो यही बात हम कर चुके हैं बेटा कि नेगेटिव में अक्ष की अनुदिशा आपकी दूरियां मापी जाती है ऋणात्मक में। यहाँ पर आपने अलग अलग बेस पर कार्तीय चिन्ह के बारे में बात किया, उसकी परिपेटी के बारे में बात किया, और उसी देश पर हमने समझाया कि किस किस बेस पर हम सूत्र प्राप्त करते हुए अलग अलग अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। ये जो गोलीय दर्पण का जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है बेटा, तो उनको यूज किया जाता है उनके फॉर्मूला बेस पर, ताकि हम उनको आंसर को सॉर्ट आउट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 9.2.4, जिसमें दर्पण सूत्र तथा आवर्धन कहलाता है। दर्पण सूत्र कौन से होते हैं, आवर्धन क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव के बिंब की दूरी, ठीक है, बिंब की दूरी मतलब U कहलाती है। याद रखेंगे, बिंब की दूरी को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, U से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। बिंब दूरी U। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी बेटा, प्रतिबिंब दूरी।
देखेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके फॉर्मूला में यूज होंगे। जब वहां पे लग जाएगा वी यू तो आपको पता ही नहीं होगा मैम यू क्या है, वी क्या है। तो इसलिए आपको समझना है कि ध्रुव से बिंब की दूरी मिस पी से, ठीक है, पी से बेटा जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो इससे जो दूरी होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, u से। ये जो दूरी डिस्टेंस होगा इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं u से। और अगर दर्पण से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब, ये तो ऑब्जेक्ट से दूरी थी, अब प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका एक प्रतिबिंब भी तो तैयार होगा बेटा, इसका प्रतिबिंब भी तो तैयार होने वाला है। किसका तैयार होगा, किसी भी बिंब का प्रतिबिंब तैयार होता है। तो ये प्रतिबिंब माना हमने, एक प्रतिबिंब है, ये किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब रेडी हो गया। इससे दूरी कितनी है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, ये है प्रतिबिंब से दूरी और ये है बिंब से दूरी। प्रतिबिंब से दूरी को हम कहेंगे v में, ठीक है, किससे दिखाएंगे बेटा, v में, और बिंब से दूरी को u में। अब तो याद हो गया होगा, वेरी गुड। सो यहां पर बेटा फोकस दूरी को हम दिखाते हैं f से, ठीक है, फोकस दूरी f। सो इन तीनों राशियों के बीच एक क्या संबंध है जिसे हम कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलेंगे, ये हमने क्या पढ़ लिया अभी, दर्पण सूत्र हम पढ़ने वाले हैं। दर्पण सूत्र क्या है, ये है दर्पण सूत्र बेटा, जिसमें 1/v मीन्स प्रतिबिंब से दूरी, ओके, 1/u मीन्स बिंब से p की दूरी, ध्रुव की दूरी, इक्वल टू होता है फोकस दूरी के 1/ फोकस दूरी से। तो जब भी आपको निकालना हो कितनी फोकस दूरी से बिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, मेन फोकस दूरी कितनी है, तो आप यही फॉर्मूला यूज करके इनको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटा आवर्धन। आवर्धन के अंदर क्या पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है बेटा उससे अलग अलग चीजें उत्पन्न होती हैं, मीन्स अलग अलग उसके हम निष्कासित तौर पर, उसके बिंब के तौर पर, उसके प्रतिबिंब के तौर पर कितना अपेक्षित तौर पर आवर्धन को यूज करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। और कोई भी प्रतिबिंब होता है बेटा बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है, ठीक है, मीन्स कोई भी प्रतिबिंब बना है वो बिंब के अकॉर्डिंग कितना बड़ा है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, मीन्स रेशो में बेटा। ये जैसे लिखा है ना 1/u 1/v 1/f, ये रेशो की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसको मैथ्स में आपने p/q फॉर्म में भी समझा होगा बेटा, p/q फॉर्म में। तो इसको आप क्या बोलते हैं मैम, रेशो फॉर्म में लिखा है ना, यही तो बोलते हो। नेक्स्ट देखने वाले बेटा आवर्धन। आवर्धन के अंदर जो गोलीय दर्पण के द्वारा अलग अलग उत्पन्न अपेक्षित विस्तार हैं उनको ज्ञात होता है, साथ में प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, कितना बड़ा है बेटा प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा। मीन्स जो ऑब्जेक्ट रेडी हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा बिंब है, ठीक है बेटा, ये क्या है बिंब, और ये है प्रतिबिंब, ये बिंब ये प्रतिबिंब। तो कितना गुना बड़ा है ये, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट से, या कितना छोटा बना है, क्या बिल्कुल बराबर ही बना है, ये सब चीजें कितना गुना बड़ा है उसके लिए हम अनुपात में इसको रखते हैं बेटा। अनुपात मतलब p/q फॉर्म में। कैसे रखते हैं बेटा, p/q फॉर्म में, जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हो रेशो में, अनुपात में रखते हैं। और इसकी जो बिंब की ऊंचाई कहलाती है बेटा, जितना डिस्टेंस होगा, एक बिंब है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये इसकी लेंथ, ओके, ये इसकी ऊंचाई कितनी है उसको हम h से दिखाते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या कहलाता है बेटा, m। क्या कहेगा, आवर्धन को कैसे दिखाते हैं बेटा, m से, ठीक है, आवर्धन को हम m से दिखाएंगे। अब इसी बेस पर बेटा हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया आवर्धन का, m अनुपात में दिखाना है। अभी अनुपात में कैसे आएगा, आवर्धन कैसे निकालेंगे, अगर एग्जाम में आ जाता है आवर्धन निकालो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको दी गई होगी, बिंब की ऊंचाई दी गई होगी, या फिर आवर्धन दिया होगा बेटा। तीनों चीजों में से कोई भी आपको एक चीज मिल जाएगी, फिर आप इजीली फॉर्म निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, m = प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, बिंब की ऊंचाई कितनी है। सो प्रतिबिंब की ऊंचाई को दिखाने के लिए बेटा आप देख रहे होगे, नोटिस करना h', ठीक है, h' करके प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और सिर्फ बिंब की ऊंचाई को सिर्फ और सिर्फ h से दिखाएंगे,
ठीक है। तो आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो और निकाल सकते हो। तो आवर्धन m जो होता है प्रतिबिंब दूरी के लिए u यूज करते हैं, प्रतिबिंब दूरी के लिए v यूज करते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको। और आवर्धन से हम निकाल सकते हैं बिंब और प्रतिबिंब की दूरी को भी। सो यहाँ पर आपकी ऊंचाई जो होगी, बिंब की ऊंचाई कितनी है वो घनात्मक में ही ली जाएगी, ठीक है। बिंब का जो मुख्य अक्ष होगा उसके ऊपर रखा जाएगा। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक में ली जाएगी और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए हमेशा ऋणात्मक में ही लेना पड़ेगा आपको। तो इस बेस पर प्रतिबिंब वास्तविक है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, तो उस बेस पर हम फॉर्मूले से इसको पता लगा सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं बेटा, एग्जाम्पल 9.1 में कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, आवर्धन कैसे निकाल सकते हैं। बिंब की ऊंचाई निकालनी हो, बिंब की दूरी निकालनी हो, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन बेटा उदाहरण का। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला जो उत्तल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है 3.00 m। ओके, यदि एक बस इस दर्पण को 5.00 m की दूरी पर स्थित है, ओके, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज आपने निकालना है विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज। सो यहां पर हम कैसे निकालने वाले हैं, पहले हमें बेटा जो जो दिया गया होता है ना हम उसको लिखते हैं प्रॉपर डिटेल में, नहीं तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले आपने लिखना है वक्रता त्रिज्या आपको कितनी दी गई है, r से दिखाएंगे, कैपिटल R से। तो आपको पॉजिटिव में दी गई है, क्योंकि अगर नेगेटिव दिया होता है ना बेटा तो आपको दूरी दी होती है, दूरी हमेशा नेगेटिव में होती है। त्रिज्या है 3.00 m लिख दिया। बिंब की दूरी आपको u से दिखाएंगे, ठीक है, -5.00। प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालनी है, दो चीजें आपको निकालनी है, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हमें निकालनी है। अब फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा और इसके अंदर r/2 प्लस 3.00 mm, क्योंकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस इसी पर होता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए आपका फॉर्मूला यहाँ पर पीछे बनाने के लिए I प्लस यहाँ पर 1 + v प्लस 1 + u प्लस 1 + f बाय में लगाते हुए, और ये आपने कंप्लीट कर देना। इसकी वैल्यू पुट करनी है सबकी, जो आप वैल्यू निकाल चुके हो। वैल्यू निकालने के बाद इसको प्लस माइनस करोगे और प्रतिबिंब के पीछे आपका 1.15 की दूरी पर स्थित है और आवर्धन के लिए आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। आवर्धन का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, जिसमें हमने देखा था कि u एंड v का पहले आपने लगाना h' और उसके बेस पर इसको प्लस माइनस करते हुए वैल्यू रखते हुए, जैसे मैथ्स में इजीली निकालते हैं, तो इसको सॉर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब आपका आभासी, सीधा और साइज में बिंब का छोटा 0.23 गुना होगा, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण 9.2, जिसमें आपको दिया गया है साइज किसका बेटा, ये बिंब, साइज का 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब है आपके पास और उसकी फोकस दूरी दी गई है बेटा 15.0 सेंटीमीटर। जो जो दिया गया है ना बेटा वो नोटिस करते चलो, उसी बेस पर फॉर्मूला लगाएंगे, फटाफट निकल जाता है। फिर फोकस दूरी का अवतल दर्पण से कितना दिया गया है, 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। मींस ये इसकी दूरी है, माइनस में जाएगी बेटा, ओके, ऋणात्मक फॉर्म में। अब दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि उसका स्पष्ट बिल्कुल एग्जैक्ट प्रतिबिंब हमें मिल जाए, और साथ में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उसका साइज भी हमें निकालना है। तो पहले हम देखेंगे बिंब साइज हमें दिया गया है, ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया गया है, ठीक है, उससे हम h से शो कर रहे हैं पॉजिटिव 4.0 सेंट। बिंब की दूरी u से दिखाएंगे, बिंब की दूरी किससे दिखा रहे हैं बेटा, ध्रुव से। बिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव में ही जाएगी। सो फोकस दूरी बेटा आपको दी गई है यहाँ पर 15.0 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब का साइज कितना है, ये सब निकालना है आपको, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी हमें नहीं पता, प्रतिबिंब का साइज क्या तैयार होगा वो भी नहीं पता। सो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, जिसके अंदर आप निकालने वाले हो प्रतिबिंब का साइज कितना है, उसकी दूरी कितनी है, फोकस पॉइंट कितना होगा, उसके लिए आपने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करोगे, प्लस माइनस करोगे, इसीलिए निकल जाएगा।
ओके सो बच्चे यहाँ पर आप देखने वाले हो कि हमने किस तरह से वैल्यू पुटअप की और इसको प्लस माइनस करते हुए डिवीजन करते हुए वैल्यू को निकाल दिया, जैसे कि मैथ्स में निकालते हैं। ओके से निकालना है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ऐसा कोई आपने अलग से नहीं निकालना, फॉर्मूला पता है आपको इजीली बेटा, वैल्यू दी गई है तो आपके पास एक दो वैल्यू निकालनी है, वो इजीली निकल जाती हैं। आप पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और इसका आवर्धन निकालना है बेटा। आवर्धन भी तो बोला था, आवर्धन निकालने के लिए हमने निकाल दिया, यहाँ पर आवर्धन का फॉर्मूला पुट किया है। तो आवर्धन का फॉर्मूला आपको भी पता है, हाइट के बेस पर वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर आवर्धन के लिए हमने ऊंचाई को मिल चुका है और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारे पास निकल कर आ जाएगी 6.0 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब हमारा कैसे तैयार होगा, क्योंकि माइनस में है तो उल्टा रेडी होगा और साथ में आवर्धित रेडी होगा। अब इसी बेस पर बेटा हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, जो हम करते आने रिवाइज, उसी बेस पर आपका क्वेश्चन है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है जिसकी वक्रता त्रिज्या आपके पास दी गई हो 32 सेंटीमीटर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ये सारे ज्यादा फॉर्मूला नहीं थे, 2 या 3 फॉर्मूलाज हैं बस उसके अंदर मेन। यदि अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हो, ठीक है, देख रहे हो ना आप, कोई अवतल दर्पण है और आमने सामने रखे हैं और 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं बेटा, तो किसी बिंब का 3 गुना जो बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा 9.3, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है बेटा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन से रिलेट करता हुआ टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी पारदर्शी माध्यम में अगर प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की जो सरल रेखा होती है बेटा वो गमन करना प्रतीत होता है। मैं सीधी सीधी बात है बेटा कि अगर आपने कोई प्रकाश की जो सरल रेखा आती है और आपने कोई पारदर्शी चीज ले रखी है, पारदर्शी चीज क्या होगी बेटा, कांच होता है, ठीक है, जिसके आर पार प्रकाश की किरणें आराम से सरल गमन कर सकती है, सीधी पार हो सकती है, ठीक है, जैसे अभी हमारा हाथ है, लेकिन ये तो पारदर्शी नहीं है ना बेटा। अगर यहाँ पर मैंने कुछ रख दिया अपने हाथ के पीछे और हाथ से छिपा ले तो आप देख पाएंगे नहीं, प्रकाश यहाँ पर लग रहा है कि पार जाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तित हो जाती है, मीन्स दूसरी दिशा में मूव कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि पारदर्शी के माध्यम से प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता हमें हमेशा दिखाई देता है और प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से ही दूसरे में वो प्रवेश कर पाता है। क्या ऐसा होता है? हाँ, जनरली हम ये देखते ही हैं कि सरल रेखा में चलता है प्रकाश और अपनी दिशाएं वो बदल भी सकता है। सो दिन प्रतिदिन हम कुछ ऐसी ऐसी चीजों को, ऐसे अनुभव को दोहराएंगे, देखते रहेंगे, आप नोटिस करते रहेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि किसके अंदर से प्रकाश सरल रेखा में गमन करते हुए पास हो जा रहा है और कहां से पास नहीं हो पा रहा। जैसे कि पानी से भरे किसी टैंक को अगर लेंगे या किसी तालाब है, कोई पोखर बना हुआ है, उसकी तली उठी हुई आपको नजर आती है। कैसी नजर आती है बेटा? उठी हुई नजर आती है। जैसे आप नॉर्मली क्या करते हैं बेटा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपने कोई बकेट भरा हुआ है पानी का, ठीक है, कोई आपने कुछ भी एक कोई बर्तन ले लिया जिसके अंदर आपने पानी डाला हुआ है, उसके अंदर आप लेमन लीजिए और लेमन को छोड़ दी, आपको क्या दिखाई देगा? उसका साइज़ बड़ा नज़र आता है ना, जितना साइज़ आपके बाहर था और आपने पानी के डालने के बाद कैसा दिखाई देगा? वो थोड़ा बड़ा नजर आएगा। सेम ऐसे ही आपने कोई बर्तन लिया है और आपने उस पानी की बकेट में उल्टा रख दिया है तो आपको क्या लगेगा? उसकी तली उभरी हुई है, ठीक है। कोई समुद्र का, या समुद्र पे तो आप, हम वहाँ के लिए एग्जाम्पल नहीं देंगे, हम तालाब वगैरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसी भी तालाब को अगर आप देखते हो, नॉर्मली आप खड़े हो गए हो, तो उसका लगता है कि जो तली है ना वो बिल्कुल पास में ही है, मतलब इतनी गहराई हम उसको मेजर नहीं कर पाते, हमें क्या लगता है सब कुछ ऊपर ऊपर है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ऐसा क्यों दिखाई देता है कि यहाँ पर हमें पोखर जो है उसकी तली उठी हुई नज़र आ रही है, किसी बर्तन की तली वो उठी हुई नज़र आ रही है, या कोई हमने डाल दिया लेमन तो वो हमें साइज़ बड़ा नज़र आ रहा है। ये ऐसा हो क्यों रहा है? मीन्स जब कोई मोटा कांच का स्लैब होता है, सिल्ली होती है, तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पारदर्शी होती है और उस स्लैब के अंदर से प्रकाश की जो किरणें हैं बेटा वो आर पार हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, कांच के बर्तन में रखा हुआ पानी होता है या पेंसिल को आपने डाल दिया, जिसमें अभी हमने लेमन का एग्जांपल लिया था। अगर ये पेन है बेटा या पेंसिल है आपके हाथ में और आपने पानी में डाल दिया इसको, ठीक है, पानी में है, तो क्या ये बिल्कुल आपको सीधी नजर आएगी? अगर ये सीधी रख भी दी है कि सीधी नहीं, ये आपको थोड़ा हिलते डुलते नजर आएगी, ठीक है। इसको सीधी रेखा ना होकर आपको थोड़ी हिलती डुलती नजर आएगी, आपको तो टेढ़ी नजर आने लग जाती है।
ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग बेस पर हमने जो बताया वही हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पेंसिल का एग्जाम्पल ले चुके हैं, नींबू का एग्जाम्पल ऑलरेडी ले चुके हैं, किसी भी वस्तु का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें पानी के स्थान पर अगर हम किसी और द्रव को यूज करें, लाइक केरोसिन ले लिया आपने, तारपीन का तेल ले लिया है, तो पेंसिल को आपने वैसे ही रखा तो क्या उतनी ही मुड़ी नजर आ रही है जैसी कि पानी में नजर आ रही थी आपको? क्या कांच के स्लैब को जो पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर देंगे? ठीक है, अभी हमने कांच का लिया था, फिर पारदर्शी प्लास्टिक का लेना है स्लैब, क्या अभी भी वैसा ही दिखाई दे रहा है? क्या आपने कोई अक्षर लिखा था उसके ऊपर सेम नजर आ रहा है? तो इन्हीं पर विचार करते हुए हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। सो यहाँ पर बेटा हम क्या देख पा रहे थे, मेन हमने जो गमन की स्थिति को देखा कि एक माध्यम से वो दूसरी माध्यम में किस तरह से बदलती हैं, किस तरह से तिरछा होकर जाती है प्रकाश की किरणें, और साथ में संचरण करती हैं, परिवर्तित भी होती हैं। तो यहाँ पर किसी ना किसी माध्यम की प्रकाश किरणों को संचारित होने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तो इस क्रियाकलाप के द्वारा हम समझेंगे बेटा 9.7 के थ्रू, जिसमें आपने एक्टिविटी करनी है, पानी से एक भरी बाल्टी लेनी है, उसकी तली में एक सिक्का डाल देना है, ठीक है, कॉइन डाल दोगे, और फिर अपनी आंख को पानी के ऊपर किसी साइड पर रखकर सिक्के को एक बार में उठाने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये आपने ऐसे डाला और अब आपको पता चल गया इसकी डायरेक्शन ये है, मैं सीधा हाथ डालूंगा, इसका निकाल लाऊंगा। आपने ऐसे ऊपर किया फेस और निकाला, क्या निकल जाएगा आपसे? तो ये कोशिश करनी है आपने, ठीक है। और फिर तुलना करनी है कि नॉर्मली अगर वो खाली बकेट में होता क्या आप निकाल पाते एक ही बार में ऊपर फेस करके? कर पाते, ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन पानी में वो आपके लिए थोड़ा टफ हो गया बच्चों। नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा 9.8, जिसमें आपने क्या करना है, किसी मेज पर एक बड़ा उतला कटोरा रखकर उसकी तली में एक सिक्का रख लेना है। ठीक है, एक बड़ा लेना है, मतलब एक कटोरा अच्छे से लेना बड़ा वाला, और उस पर तली में रख लेना है। कटोरे से धीरे धीरे दूर हट जाना है, सिक्के को ठीक दिखाई बिना दिए उसको वहीं पर रुक देना है, मिस रुक जाइए। और फिर अपने मित्र से सिक्के को क्या बोलना है, विक्षुब्ध किए गए बगैर कटोरे को पानी में डालने को कहिए कि आप कटोरे को एज इट इज यूं का यूं पानी में डाल दो ताकि सिक्का हिले ना। ठीक है, और उसकी स्थिति देखते रहे, सिक्का हिला है या नहीं हिला, अब इसकी स्थिति कैसी हो गई है, क्या पहले की जगह पे जहाँ पे रखा था सेम उसी जगह पर है। तो ये एक्टिविटी करनी है बेटा। कटोरे के पानी में डालने पर सिक्का फिर से दिखलाई देने लगता है, और ये किस वजह से हुआ? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हुआ है बेटा। ये सिक्का अब अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देता है, ऐसा लगता है ऊपर उठ गया है वो उसे। जब बाहर निकालते हो खाली कटोरी में तो अलग नजर आता है, जब ऐसे ही आराम से आपने बकेट में छोड़ा तो ऐसा लगेगा सिक्का ऊपर की तरफ उठ गया है। नेक्स्ट है बेटा एक्टिविटी हमारी 9.9, जिसमें आपने करना है मेज पर रखे एक सफेद कागज की शीट पर एक मोटी सीधी रेखा खींच लेनी है, और इस रेखा पर आप कांच का स्लैब रख देंगे। आपने रेखा खींची, अब नॉर्मली आप उसको देख लिया, कांच का स्लैब लेना है, उसके ऊपर रख देना है। क्या आपको अभी भी रेखा ऐसी दिखाई दे रही है? और इसकी जो कोर है इस रेखा से क्या कोई कोण भी बना रही है? उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, स्लैब के नीचे जो रेखा आ गई है उसके भाग को पोर्शन जो साइड होता है, जिसको पार्शियल साइड बोलते हैं, उसको देखना है। और क्या आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो कांच की स्लैब है उसके नीचे जो रेखा है उसके जो एजेस हैं वो उसके पास मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अब कांच की जो स्लैब है इस पर कर रखनी है कि यह रेखा अभिलंबित हो जाए बेटा, अभिलंबित होते हुए, और ये क्या कांच के स्लैब के नीचे का रेखा का जो भाग है वो अभी भी मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और रेखा का जो कांच के स्लैब के ऊपर अगर रख देते हो तो सेम वैसे ही वो नीचे का रेखा का जो रेखा का भाग है बेटा वो आपको वैसा ही प्रतीत होता है, या इसमें भी कुछ चेंजेस हो गए हैं, और चेंजेस हुए हैं तो ऐसा क्यों हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा 9.3.1, जिसके अंदर कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है। कांच का एक आयताकार स्लैब ले लिया है, उसमें आपने प्रकाश किरण का अपवर्तन यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। कांच का स्लैब लेना है, उससे प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी के माध्यम सहारा लेंगे। सो यहाँ पर एक्टिविटी 9.10 बेटा, इसके अंदर आपने क्या क्या एक्टिविटी फॉर्म करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है। पहले आपने एक ड्राइंग बोर्ड को पर सफेद कागज की शीट ड्राइंग पिनों की सहायता से लगा लेनी है। ठीक है, आपने क्या लेना है बेटा, एक ड्राइंग बोर्ड ले लेना है, सफेद कागज की शीट ले लेनी है और पिन की हेल्प से उसको लगा देना है। अब शीट के ऊपर बीच में कांच का एक आयताकार स्लैब रख लीजिए। शीट के ऊपर क्या किया, आयताकार स्लैब रख लिया कांच का। थर्ड के अंदर पेंसिल से स्लैब की रूपरेखा खींच लीजिए, कैसा कैसा स्लैब है उसकी रूपरेखा बना ली और उस पर नाम दे दिए ABCD।
आप इनको एक समान ऑल पिन कर दीजिए बेटा, सबको ऑल पिन कर दिया। अब दो पिने मान लीजिए आपने पॉइंट ले लिए ई तथा एफ, और वो इस प्रकार लगाया कि पिनों को मिलाने से क्या बन पाए, वो रेखा जो है उसको ए बी पर कोण बनाती हुई आपको दिखाई दे। फिर आपने लेने हैं नेक्स्ट पिन, जिसमें आपने नाम दे दिया है ई और एफ। प्रतिबिंबों के विपरीत फलक को देखना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो नजर आ रहा है उसको देखना है। क्या जो ये पिन है, दूसरी जो दो पिने हैं वो हम मान लेते हैं जी और एच माना बेटा। पहली वाली क्या थी, पहली वाली आप देख पा रहे हो बेटा, पहली पिनों के नाम जो लिए थे वो हमारे थे ई एंड एफ, और अब हमने लेना है जी और एच। ठीक है, अब दोनों पिनों के नाम, जो चार पिन है, नाम दे दिया हमने अलग अलग बेस पर। ई और एफ के प्रतिबिंब को सीधी रेखा पर स्थित कर लेना है। फिर पिनों तथा स्लैब को हटाना है दोबारा से, और देखना है जो पिन है ई तथा एफ दोनों का जो टिप पॉइंट है उनकी स्थितियां जो हैं, उनकी जो मेन पोजीशन है उनको मिला देना है, और इस पर रेखा को ए बी को बढ़ाइए, मतलब ए बी की तरफ हमने इस डायरेक्शन को बढ़ा देना है। अब मानना है कि ई एफ ए बी से बिंदु ओ पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, बढ़ाने के बाद ई एफ कहाँ पर मिलती है, ए बी से बिंदु ओ पर मिलती है। ठीक है, जैसे आप मिलाओगे तो वो बिंदु पर मिल गई। इस प्रकार जो पिन है जी और एच, उनकी जो टिप है बेटा उनकी स्थिति को भी मिलाएंगे, तो वो कहाँ पर, तो उन रेखा का जो कोर है वो सी डी तक बढ़ाना है, और ये मानना है कि जो एच जी है, सी डी है, या वो कहाँ पर मिलेंगी, वो भी ओ पर मिलेंगी। मीन्स यहाँ पर अलग अलग ओ डैश पॉइंट है बेटा, और ओ दोनों को मिलाने हैं। जहां जहां पर ये आ गई थी, अब आपने क्या करना है, ओ और एक मिल गई है ओ डैश पर। ठीक है, ई एफ मिल गई ओ पर, एफ जी मिल गई ओ डैश पर। अब आपने क्या करना है, ई एफ को पी तक बढ़ा देना है, जैसा कि हम रेखांकित बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। तो हम देख लेते हैं चित्र 9.10, जिसमें हम देख पा रहे हैं बेटा किस तरह से जो स्लैब है, ये क्या है, कांच। ठीक है, कांच का पूरा स्लैब नजर आ रहा है बेटा। हम इसको एक क्रियाकलाप को पहले पढ़ते हैं, फिर इसको साथ में समझते रहेंगे। इस एक्टिविटी में आपने नोट करा होगा बेटा, आपने चार बिंदुओं को देख लिया था, जिसमें हमने नाम दिए थे ए बी सी डी। ओके, ये हमारी पिन थे ए बी सी डी, ये पूरा कांच का स्लैब है। ओके, ये आपकी वायु है, बाहर क्या है, वायु है, और यहां से आप देख पा रहे हो प्रकाश। ठीक है, कांच की स्लैब। तो हम देख पाएंगे कि आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, जिसमें हमने देखा कि प्रकाश किरण ने अपनी जो दिशा बिंदु थे बेटा, दिशा बिंदु कौन से, ओ और ओ डैश, उस पर परावर्तित किया है। कहां पर किया परावर्तित बेटा, इससे यहां से गए। ठीक है, तो यहां से परावर्तित करते हुए इसने यहां से चेंज किया है। ठीक है, चेंज हो गया बेटा, और यहां पर आते हुए ये परावर्तित किया है ओ डैश पर। मिस यहां पर एंगल फॉर्म कहां पे हुआ है बेटा, ये एंगल फॉर्म हुआ है। ठीक है, और यहां पर एंगल जो बना है हमारा अंदर की तरफ बना है। इसी बेस पर अब हम क्या देख रहे हैं कि जो पारदर्शी माध्यम ये बन चुके हैं, इनको अलग अलग पृष्ठों पर हमने दिखा दिया है, और ए बी के बिंदु ओ पर अभिलंब जो एन और एन डैश खींच लेना है, कि अभिलंब बनाना है। ये अभिलंब कहलाता है बेटा, बिल्कुल सीधी रेखा जो ये डैश डैश में दिखाई गई है, दिस इज कॉल्ड अभिलंब। ये भी अभिलंब है। ठीक है, दो अभिलंब यहाँ पर हो गए हैं सीधे सीधे, और यहाँ पर ये कोण फॉर्म कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। अब इन अभिलंबों को जो हमने खींचा है, जिसमें एन एन डैश दे दिया है हमने और एम एम डैश दे दिया है, सी डी के बिंदु ओ पर खींचना है, और उसके बाद प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में प्रवेश करती है। ये कैसे आई बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आई है प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल से सघन माध्यम में। मीन्स इसका ये होता है कि वायु से कांच में प्रवेश किया है, इसने वायु से कांच में प्रवेश किया है, इसलिए अभिलंब इस तरह से एंगल फॉर्म कर रहा है, और अभिलंब की ओर ही झुकती हैं। जो प्रकाश किरणें हैं वो किसकी तरफ झुकी हैं बेटा, अभिलंब की तरफ झुकी हुई हैं। और ओ डैश पर प्रकाश किरण कांच से वायु और सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश कर रहा है। जैसे अभी हमने बात की, कहां से, यस, ओ डैश पर देख रहे हैं, तो प्रकाश की किरण वायु में से प्रवेश कर रही है कांच में, और सघन माध्यम से विरल में जा रही है, सघन माध्यम से विरल में, ओ डैश सघन से विरल में, विरल से सघन में, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग बेस पर चेंज हुई है और अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। सो ये क्या बना रही है बेटा, ए बी तथा सी डी पर
आयतन, जो आपतन कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है, उनके मानों की आप तुलना करोगे कि कौन सा एंगल ज़्यादा फॉर्म हुआ है, कौन सा कम फॉर्म हुआ है। और इसी बेस पर हमने देखा कि किस तरह से एक स्लैब को कांच के माध्यम से प्रकाश की किरण एंटर करते हुए अभिलंब से मुड़ते हुए और किस तरह से कौन सा एंगल फॉर्म करती है, अंदर की तरफ बनाती है, विरल से सघन में बनाती है या सघन से विरल में बनाती है। तो स्टार्टिंग में वो बना रही है सरल से विघन, फिर विघन से सरल की तरफ आपतित होते हुए प्रकाश किरण का अपवर्तन यहाँ से दिखाई देता है। अब ये बचा जो अलग अलग बेस पर देखा कि जो दिशा निकल कर आ रही है वो इनकी समांतर होती है। तो ऐसा हुआ क्या है, क्योंकि एक आयताकार कांच का स्लैब था, उसमें अलग अलग फलक में थे। ए बी जो दिखाया गया था वो वायु कांच अंतरिक्ष दिखाया गया है, सी डी क्या दिखाया गया है, कांच वायु अंतरपृष्ठ दिखाया गया है। ये अलग अलग प्रकाश की किरणें मुड़ने के परिणाम के बाद ही इसके विपरीत होती हैं, मीन्स उससे अलग हो जाती हैं और फिर निकालती हैं वो आपतित किरण, जिससे वो समांतर भाषा में निकल जाती है। सो प्रकाश किरण का जो बेटा पार्श्विक विस्थापन होता है, मीन्स वो अलग दिशा में मूव कर जाती हैं, तो वो माध्यम के थ्रू ही हुआ, जो यहाँ पर स्लैब के माध्यम से हुआ है। सो प्रकाश के अपवर्तन से हमने क्या समझा कि प्रकाश का अपवर्तन जो है वो कैसा होता है बेटा, पारदर्शी माध्यम से होता है। पारदर्शी माध्यम से जल्दी से वो प्रवेश कर जाता है, प्रकाश की चाल सीधी पड़ती है, परिवर्तन के कारण ही वो अपनी दिशा बदल लेता है और अपवर्तन दिशाओं में उस आधार पर अलग अलग नियमों के आधार पर बदलाव भी हमें दिखाई देते हैं। तो क्या क्या परावर्तन के नियम हैं वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं बेटा। परावर्तन हुआ क्यों ऐसे अभिलंब पर ही एंगल चेंज हुए, क्यों अपनी डायरेक्शन चेंज की, तो ये सब चीजें आपतित किरण के माध्यम से हुआ। पहले क्या है, परावर्तन होता क्या, नियम, पहला नियम है कि आपतित किरण जो होती हैं अपवर्तित किरण होती हैं तथा दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाला जो पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। क्यों हुआ बेटा, परावर्तन के नियम समझेंगे पहले। परावर्तन के नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण और दोनों को अलग अलग करने वाला आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है इस वजह से। सेकंड, प्रकाश के अगर किसी निश्चित रंग होता है, निश्चित माध्यम होते हैं, उनके युग्म के लिए आपतन कोण की जो ज्या बोलते हैं, जिनको साइंस से बोलते हैं बेटा, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात स्थिर होता है। मीन्स यहाँ पर स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। स्नेल का अपवर्तन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या बताता है। मीन्स प्रकाश के किसी निश्चित रंग की वजह से, निश्चित माध्यमों की वजह से उनका जो एक जोड़ा बनता है, युग्म बनता है, उनका आपतन कोण का जो यहाँ पर युग्म बना है, तो उसमें अपवर्तन की जो अनुपात होता है उसी में वो स्थिर होता है और उसी बेस पर इसको स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं, जिसमें जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। यदि L अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं आपतन कोण है तो R अपवर्तन कोण के माध्यम पर ही स्थित होगा। अब किस पर देखेंगे बेटा, मेन हम ये फॉर्मूला है जो आपके त्रिज्या बेस पर और स्थिरांक के बेस पर यूज किया जाता है, इसको ही बोला जाता है नियम। सो स्थिरांक का मान दूसरे माध्यम से अपेक्षा अपवर्तन कहलाता है और ये अपवर्तनांक के बारे में कुछ यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, हम अच्छा और डिटेल पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है 9.3.2 में अपवर्तनांक। सो इसके माध्यम से जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती है बेटा, सीधी रेखा में तो करती है, हमें पता चल गया, ठीक है, अभी हमने देखा कोई भी पारदर्शी चीज है सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जब किरण बेटा तिरछी रेखा में गमन करती है तो पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश कर जाती है। क्या करती है, दूसरी में, सीधी सीधी आ रही है और यहाँ पर उसको, और फिर उसने अपने आप की डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक है, यहाँ पर सीधी, यहाँ पर चेंज कर ली, किसी भी फॉर्म में वो बदल सकती है। तो यहाँ पर फॉर्म चेंज करते हुए वो पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश कर जाती है और दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, जैसा कि यहाँ पर की। सो यहाँ पर अलग अलग माध्यमों के युग्म के होने वाली जो दिशा परिवर्तन है उसको अपवर्तनांक के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जो हम समीकरण 9.4 में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाले स्थिरांक में बेस पर दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो स्थिरांक दिया गया है ना बेटा, इसी बेस पर अपवर्तनांक जो है बेटा एक भौतिक राशि है और बहुत इंपॉर्टेंट भौतिक राशि है, जिसमें अलग अलग माध्यमों से प्रकाश का
आना, संचरण करना, उसकी अपेक्षित चाल पर क्या उनका संबंध है वो दिखाता है। मीन्स यहाँ पर प्रकाश का संचरण जो हो रहा है, प्रकाश किस माध्यम से आ रहा है, संचरण कैसे हो रहा है उसका, उसकी चाल क्या है, उनके संबंधों को शो करता है। कौन करता है बेटा? अपवर्तनांक। और ये अलग अलग माध्यमों से प्रकाश की अलग अलग चालों को संचालित करता है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं निर्वात में प्रकाश 3×108 मिनट पर सेकंड की चाल से चलता है। तो आपको पता होना चाहिए निर्वात के प्रकाश की चाल क्या है, कितनी चाल से वो चलता है, फॉर्मूला। और प्रकाश के किसी भी माध्यम से होने वाली जो द्रुतगमन चाल होती है बेटा, तो वो वायु के प्रकाश में चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है, उतनी नहीं होती। कैसी हो जाएगी बेटा? थोड़ी सी कम हो जाएगी। और दो माध्यमों के जोड़े के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर ही निर्भर करता है। कैसे करता है वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कैसे कर रहा है कि अगर एक प्रकाश की किरण पर हम विचार करते हैं जो माध्यम L से, ठीक है, माध्यम क्या है उसका, एक माध्यम मान के चलते हैं, माध्यम हमने मान लिया ये L उसका माध्यम है, उससे प्रवेश कर जाती है, माध्यम 2 से प्रवेश कर जाती है। अब माना प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम L में V1 तथा माध्यम 2 में V2 है, ठीक है। माध्यम अब अलग अलग माध्यम हैं, यहाँ पर V1 और यहाँ पर आते हुए V2, V1 इसको मान लेते हैं, ये V2 के माध्यम से आ जाती है, ठीक है, माध्यम बनाते हुए एंटर कर जाती है। तो इसमें हम जब चेक करोगे कि माध्यम 2 जो है, 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है, उसकी चाल बदल गई है, उसकी चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुसार वो कैसी व्यक्त करती है, उसके संकेत क्या दिखाते हैं, N21 में निरूपित करते हैं। तो संकेतों को किस में दिखाएंगे? N21 में। मीन्स कितने भी नंबर हैं उनको निरूपित करते हुए N21 में। और इसको समीकरण में कैसे व्यक्त करेंगे? जितने भी नंबर हैं N21 है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितनी है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी है, रेशो में लिखते हुए इनको V1 और V2 से शो करेंगे और फिर इसको आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे कितनी चाल यहाँ पर निकल कर आएगी। सो प्रकाश के किसी भी बेस पर बेटा, जब हम ये देख रहे हैं कि किन फॉर्मूले के बेस पर हमारी जो चाल है वो V1 में कैसी थी, V2 में कैसी आई है, क्या उसका माध्यम है, तो हम इसको किस तरह से फॉर्म आउट करेंगे वो भी यहाँ पर सीखने वाले हैं। सो माध्यम 1 में माध्यम 2 की सापेक्ष अपवर्तनांक कितनी है बेटा? N12 से हमने निरूपित कर दिया है। तो इसको व्यक्त करते टाइम हम कैसे लिखेंगे? ये माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितनी है, 9.6 के अकॉर्डिंग ये आपने देखना है। अब यहाँ पर यदि माध्यम 1, ठीक है बेटा, क्योंकि 2 माध्यम है प्रकाश की चाल के, या अलग अलग बेस पर 2 माध्यम लिए गए हैं, अगर माध्यम 1 निर्वात या वायु है, ठीक है, हमने माना कि वायु के थ्रू, वायु एक माध्यम है जिसके थ्रू प्रकाश एंटर कर जाता है। तो बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने काफ़ी पढ़ा है अच्छे से, उसके अंदर डीपली चीज़ें पढ़ी हैं, तो सेकेंड पार्ट के अंदर हम और ज़्यादा कंसाइज करके और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ उनको कवर अप करेंगे।